नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। हमारे साथ हैं संजीव कौशिक जी। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव कौशिक जी देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक आपके साथ नियमित रूप से सुबह सवेरे 9 बजे चर्चा में शामिल होते हैं, आपसे संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। आज का विषय है एनडीए में नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में कंक्लूसिव होना कोई आसान बात नहीं है, आप भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम कंक्लूसिव हो रहे हैं। एनडीए में नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार और इसके बहुत सारे कारण हैं जो हम आपको बताएंगे। तो इंडिया गठबंधन में बने रहेंगे नीतीश कुमार, ये दूसरी हेडलाइन है जिसको बोलने की जरूरत नहीं है। तो फिर बखेरा क्या है, झंझट की वजह क्या है? नीतीश कुमार असेंबली भंग करने पर अड़ गए हैं और यही सियासत का मूल बिंदु है, यही सियासत का कारण है, फसाद की वजह है, बाकी सब दिखावा है। तो असेंबली भंग करने पर क्यों अड़ गए हैं नीतीश कुमार और लालू तेजस्वी से? इसीलिए हो रहा है तकरार। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में लालू प्रसाद जी कहते रहे उनके पेट में दांत है, यानी उनको समझना बहुत मुश्किल है। सियासी तौर से देखे तो नीतीश कुमार ने यह बहुत जबरदस्त दांव खेला है कि अगर नीतीश कुमार असेंबली और पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक साथ करा लेने में कामयाब होते हैं तो इंडिया की जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल विधानसभा में अपनी ताकत को मजबूत करने में वो कर पाएंगे। आज विधानसभा में बहुत कमजोर है नीतीश कुमार, सिर्फ 45 विधानसभा सीटें हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन बना है, इस गठबंधन के सहारे लोकसभा की क्यों, विधानसभा की सीटें भी हम अपनी बढ़ा लें। लेकिन लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव तैयार नहीं हैं। लालू प्रसाद ने कहा है कि इसीलिए हम मुख्यमंत्री बनाए थे। जब तुम दिल्ली देखो, सेंटर देखो, सेंटर, अब बिहार पर ध्यान मत दो, बिहार में क्या होगा अब हम सोचेंगे। मूल लड़ाई यहां है। बाकी जो है, नीतीश कुमार को न इंडिया गठबंधन छोड़ना है न एनडीए में जाना है। हाँ, लेकिन इस पर वो खुल करके आकर क्यों नहीं बोलते? मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं संजीव कौशिक जी, आपके पास आने से पहले थोड़ा मसला भी समझना समझाना जरूरी है कि नीतीश कुमार अगर आके खुल के बोल दें कि हम एनडीए में नहीं जा रहे हैं, तब तो प्रेशर ही खत्म हो जाएगा लालू तेजस्वी पर। उनको प्रेशर भी बना के रखना है, हवा भी बना के रखना है। अब है कि दिल्ली में बीजेपी की जो कवायद चल रही है वो क्या है? बीजेपी सोच रही है कि इस मौके पर जो नीतीश कुमार चाहते हैं कि दोनों इलेक्शन साथ कराए जाएं, तो क्यों नहीं ये ऑफर हम ही दे दें नीतीश कुमार को कि चलो हम मान लेते हैं, हमारे साथ आ जाओ। एक मुद्दा ये है और दूसरा मुद्दा है कि ऐसा करने से बीजेपी को क्या फायदा होगा, बीजेपी के लोग क्या ऐसा चाहते हैं? तो तमाम नेताओं से मशक्कत जो चल रही है उसका सार यही है कि नीतीश कुमार क्या आने के लिए तैयार हैं, और अगर आने के लिए तैयार हैं तो क्या हम लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा लें, इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। बीजेपी के अब ज्यादातर नेता नीतीश कुमार को अपने साथ लेकर चुनाव लड़ना नहीं चाहते, ये रायशुमारी में सामने आया है। अब कुछ एक नेता जैसे सुशील मोदी है, ये लोग चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए, तो उसमें 2-3 ऑप्शन है। बीजेपी चाहती है कि क्या हम नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना के रखें, तो नीतीश जी इस पर इससे नीचे मानने को तैयार नहीं है, तो यही फॉर्मूला उनको चलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला तब होगा जब ये सहमति बने कि बिहार विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं। तो एक साथ चुनाव कराने को लेकर के बीजेपी के विधायक भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 1.5 साल पहले क्यों हम चुनाव कराएं,
इस चुनाव को कराने से नीतीश कुमार जाहिर बात है कि ज्यादा सीट मांगेंगे और अपने दम पर हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होंगे। बीजेपी को भरोसा है कि हम अपने दम पर सरकार बना लेंगे जब हम अपने दम पर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसीलिए अब बीजेपी की रणनीति बैसाखी बनने की नहीं है, अब नेतृत्व करने की है और सरकार चलाने की है। अब नीतीश को वो मौका देने के लिए बीजेपी भी तैयार नहीं, और इधर लालू प्रसाद भी अब बहुत दिनों तक उनको बैसाखी बनने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमने आपको सेंटर में राजनीति करने के लिए जमीन तैयार करा दी है, अब जाइए, आप सेंटर देखिए और लोकसभा तक आप रहिए मुख्यमंत्री, और लोकसभा चुनाव के बाद में तेजस्वी का रास्ता साफ कीजिए। हमने पूरी सियासत को सामने रख दिया है और इसीलिए कह रहा हूं कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं, इंडिया में बने हुए हैं। और आगे की सियासत पर चर्चा करने के लिए हम संजीव कौशिक जी को आमंत्रित करते हैं। संजीव कौशिक जी, हमने तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, अब हमारे दर्शक जी का कमेंट्स भी बहुत आया है, आप थोड़ा इस पर अपनी राय रखिए कि कैसे नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं। संजीव कौशिक जी। देखिए प्रेम कुमार जी, दरअसल बात यह है कि शुरुआती दौर से ही ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार जब लोकसभा चुनाव होगा तो उस समय सारा कमान सौंपेंगे तेजस्वी को और उसके बाद में वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कूच करेंगे। इन कयासों के दौर को हवा तब ज्यादा लग गई जब वो कर्पूरी ठाकुर के सम्मान वाले दिन वो मंच से जब बोल रहे थे, तो वो अब कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति के बारे में यदि कोई अपनी बात रखे तो उनकी तारीफ में क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि परिवारवाद से वो बिल्कुल अलग थे, कहीं कभी भी परिवार को प्रश्रय देने की इच्छा उनकी नहीं थी, या फिर सादगी की प्रतिमूर्ति थे। वो जो कुछ भी उन्होंने कहा और साथ-साथ केंद्र को धन्यवाद दिया, उसी समय से ये सारी बातें निकलनी शुरू हो गई और बात का बतंगड़ उसी समय से बनना शुरू हो गया। कल आते-आते जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने बात इतनी बिगड़ गई, और भारतीय मीडिया की तो हालत क्या है वो आप जानते ही हैं। कल सुबह तक बात इतनी बिगड़ गई कि रोहिणी आचार्य ने 2-3 ट्वीट किए और उसके बाद में ट्वीट को डिलीट भी किए। तब तक बात जो जानी थी वो बात चली गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है। वो जानते हैं कि कहाँ पे किस तरह से उस सम्मान के साथ रहेंगे और कहाँ पे जाने के बाद में 2 दर्जन बनने वाले हैं वो। सबों के बावजूद नीतीश कुमार पर लगातार डोरे डालने के प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहे हैं, या फिर ये भी कहा जा रहा है कि जो दरवाजे पहले बंद थे वो अब खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, उस पर चर्चाएं चल रही है। बिहार के जो नेता हैं, वो बिहार के नेता लगातार इसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है उनके साथ चुनाव में जाना, और जिस तरह की उनकी गलबहियां रही है, बयानबाजी रही है, या फिर जिस तरह से उन्होंने पलटी मारी है और जिन नामों से उनको नवाजा गया उन सबको ध्यान में रखते हुए दोबारा वो शामिल करने की इच्छा नहीं रखते। लेकिन सच बात यह है कि नीतीश कुमार की प्रासंगिकता मैंने 2-4 दिन पहले कहा था कि बिहार की राजनीति में कभी खत्म नहीं होने वाली है। वो इंडिया गठबंधन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि एनडीए के लिए महत्वपूर्ण है। सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले, लेकिन अपने बदौलत बिहार में वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी, और राजद को तोड़ना या राजद को कमजोर करना उसके बूते की बात नहीं है। नीतीश के सहारे, चाहे नीतीश को वो खत्म करने का प्रयास करे या फिर नीतीश को कमजोर करने का प्रयास करे, ये कोशिश उनकी हो सकती है, लेकिन रास्ता बिहार में मजबूत करने का या बिहार में घुसने के उनके पास दूसरा कोई विकल्प है नहीं, एकमात्र छोड़ के नीतीश के। और इसी वजह से वो नीतीश के ऊपर लगातार इस तरह का प्रयास कर रहे हैं, और दौर पे दौर चल रहा है, बात चर्चाएं चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी के तरफ यदि वो उन्होंने अपने आप को मोड़ा तो उसके खामियाजा भी उनको भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने देखा है, पिछले इलेक्शन में ही देखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ही वो रणनीति थी कि उन तमाम जगहों पे उनके अगेंस्ट में लोजपा के कैंडिडेट खड़ा किए गए, रामविलास पासवान के बेटे को मजबूती के साथ खड़ा किया गया, और इनकी भी सीटें कम हुई, और बाद में लोजपा की क्या स्थिति हुई वो तो सारा लोग जानता है। तो भारतीय राजनीति में जिस जी संजीव जी, मैं 3 पॉइंटर्स स्क्रीन पर लाना चाहता हूँ, यहाँ से थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो 3 पॉइंटर क्या है नीतीश संकट। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ चाहते हैं नीतीश कुमार।
इंडिया गठबंधन की ताकत से अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं नीतीश। लालू प्रसाद नहीं है तैयार, कहा आप सेंटर की सियासत देखो। ये मोटे तौर पर पूरी कहानी है। लेकिन यहां से प्रश्न ये है संजीव कौशिक जी कि पूरी मीडिया में, पूरे देश में तरह तरह की अटकलें हैं। तरह तरह से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में आ रहे हैं, इंडिया गठबंधन छोड़ रहे हैं, बीजेपी के साथ सरकार बनाने वाले हैं। और इन सब पर नीतीश कुमार की जो चुप्पी है, जो खामोशी है, ये खामोशी इंडिया गठबंधन को कमजोर भी करती है। स्वयं परसेप्शन के हिसाब से नीतीश कुमार को भी कमजोर करती है। फिर भी नीतीश कुमार ये क्यों होने दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। जी संजीव कौशिक। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है प्रेम कुमार जी कि सारे कयासों का दौर आज शाम होते होते ये क्लियर हो जाना है कि क्या होने वाला है। नीतीश कुमार चुप्पी साधे नहीं बैठे रहेंगे। नीतीश कुमार को पता है कि ये वो चुप्पी साधते हैं। दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो ये महत्वपूर्ण है कि जरूरी नहीं कि नीतीश कुमार इससे कमजोर होते हो। नीतीश कुमार चुप्पी साधे हैं, इसका मतलब ये है कि इंडिया गठबंधन के लोग उनके अहमियत को समझेंगे, उनको तवज्जो देंगे और जितनी जल्दी कोशिश होगी उतनी जल्दी इस मुद्दे को हल किया जाएगा। और जो रास्ते हैं, जो मार्ग है, जिस तरह से बंटवारा करना है या जो भी बातचीत करनी है वो क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन के ऊपर भी प्रेशर है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कितना प्रेशर है उसका साफ दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में धमाचौकड़ी मची हुई है। और जो राजद खेमे की बात है, तो नीतीश एक बार नहीं कई बार राजद के साथ असहज महसूस हुए हैं और किए भी हैं वो। लेकिन अब राजनीतिक मजबूरियां ऐसी होती है कि आपको सत्ता में बने रहना है और तमाम जब आपके किसी भी दो अलग अलग दलों के विचारधारा तो नहीं मिलते, ये कहने में तो कोई गुरेज नहीं है। नीतीश जिस विचारधारा या जिस सोच के साथ राजनीति करने वाले लोग हैं, राजद निश्चित तौर पे उस सोच समझ, उनकी अपनी सोच समझ है, उनकी अपनी विचारधारा है। तो ये अंतर तो होगा ही होगा, लेकिन उस अंतर के खाई को कैसे पाटा जाए या फिर एक साथ यदि मिल के रहते हैं तो समन्वय बना के जो राजनीति करने की बात होती है। कई बार नीतीश के सामने इस तरह की परेशानियां पैदा हुई है। वो ज्यादातर सहज एनडीए गठबंधन के साथ, क्योंकि लंबा वक्त उन्होंने दिया है उनके साथ, तो वो रहे हैं। लेकिन बार बार इस तरह से वो समझ रहे हैं कि इस बात को कि कैसे उनको खत्म करने का प्रयास किया गया, कैसे उनके पावर को कम करने का प्रयास किया गया। इस बार जाते हैं तो क्या होगा। तो असहजता और सहजता के बीच में अपने आप को मिटा के आदमी तो फिर विलय कर ले, फिर जाके भारतीय जनता पार्टी में, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे। तो नीतीश कुमार जानते हैं कि उनका कहाँ बने रहना ज्यादा बेहतर है। इंडिया गठबंधन में जो महत्वपूर्ण भूमिकाएं उनको मिलने वाली है या है, वो जिस हैसियत से वो रहेंगे हमें पता है। और आप भी जानते हैं कि यदि वो एनडीए में जाते हैं तो क्या उनकी हैसियत होगी और किस तरह से वो रहेंगे वहां पे। तो नीतीश कुमार अभी चुप्पी इसलिए साधे हुए चूंकि आज अभी से लेके दोपहर तक तो एक अलग प्रोग्राम में पूरा हिंदुस्तान मशगूल रहेगा और उसके बाद में जो है शाम होते होते इन चीजों पर से ये जो धुंध के बादल है छटनी शुरू हो जाएगी और कोई ना कोई आपको रास्ता दिखेगा। मुझे लगता है, अभी भी मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह रहा हूँ कि अभी भी नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने हैं, बने रहेंगे और आगे भी बने रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी जी जी। इस बीच में हम तो अपना प्रश्न लेकर आएंगे ही, कुछ दर्शक भी प्रश्न लेकर आ रहे हैं। जैसे सौरभ यदुवंशी सवाल कर रहे हैं कि संजीव कौशिक जी से पूछा जाए कि नीतीश कुमार अगर चले जाते हैं मतलब एनडीए खेमे में, और लालू यादव उनके विधायक को तोड़कर ला देंगे 5 विधायक, तब क्या होगा, तब क्या सरकार बनेगी? इस समीकरण को समझाइए। क्या लालू या तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने का चांसेस हैं? नहीं, आज के वक्त में मुझे ऐसा नहीं लगता कि लालू या तेजस्वी इस तरह से नीतीश बाबू के विधायकों को तोड़ करके वो सरकार बनाने की सोचेंगे। मूल बात यही है कि कई बार गलतफहमियों की वजह से राजद की तरफ से ये किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, किसी भी पार्टी के नेता के लिए ये भी स्थिति सामान्य नहीं होती है कि आपसे ज्यादा संख्या वाले आपके पीछे खड़े हों और कम संख्या वाले आगे खड़े। ये जिस तरह से राजद की ये व्यथा रही है, भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ताओं की ये व्यथा रही है, उनके भी नेताओं की ये व्यथा रही है। और नीतीश कुमार अपने आप को मजबूत कैसे रखे और किस तरह से उनकी प्रासंगिकता बनी रहे, उसमें वो बहुत माहिर आदमी है। तो मुझे नहीं लगता कि राजद के लोग इस तरह की कोई
बात सोचेंगे या तोड़ने की बात सोचेंगे, जब टूटने की बात सोचेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा बेहतर है। भारतीय जनता पार्टी तोड़ने में 2 मिनट में ऑपरेशन लोटस चलाएगी और वो जो चाहेगी, जैसे चाहेगी वो नीचे से जमीन खींच लेगी। लेकिन ये आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं संजीव कौशिक जी। यहीं पर हम अपना हस्तक्षेप करना चाहते हैं कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास खरीद फरोख्त करने की क्षमता ज्यादा है, और ये बात हमारे दर्शक ये समझें कि सौरभ यदुवंशी जी भी समझें जो प्रश्न कर रहे हैं कि लालू यादव 5 से 7 या 8 जो भी रिक्वायरमेंट है उतनी एमएलए तोड़ लेंगे। ये सच है कि उतने एमएलए टूट सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अखबारों में नाम भी आ रहे हैं, संभावनाएं भी आ रही हैं कि ये टूट सकते हैं। लेकिन इससे बड़ा सच ये है कि बीजेपी भी तोड़ सकती है, और ये तोड़ फोड़ करने की अंतहीन सिलसिला होगा। तो जो कोई लालू यादव या तेजस्वी यादव, माने लालू यादव के तो मुख्यमंत्री बनने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव बन सकते हैं, लेकिन वो इतना असुरक्षित होकर के सरकार नहीं चलाएंगे जो कि फिर खरीद फरोख्त की तुरंत शिकार हो जाए। अगर ऐसा करना होता तो निश्चित रूप नीतीश कुमार को लाने की क्या जरूरत थी, उसी समय तोड़फोड़ कर लेते 5-7 एमएलए का। तो ये आसान बात नहीं है, ये सिर्फ अटकलें हैं, संभावनाएं हैं, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस हैं। लेकिन ये जो है तेजस्वी यादव उनकी पार्टी तोड़ के सरकार बनाएंगे, ये मुमकिन नहीं लगता। संजीव कौशिक जी, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं, थोड़ी प्रतिक्रिया और ले लेते हैं कि गणतंत्र बचाना है इस देश का, अगर गणतंत्र नहीं बचा तो देश की जनता गरीब और गुलाम बन जाएगी, कहीं से भी न्याय नहीं मिलेगा, और ये वक्त नहीं है जनता फिर से आजादी की लड़ाई लड़े। गणतंत्र दिवस पर एक बहुत महत्वपूर्ण चिंता है हितेश जी की। मुकेश कुमार कहते हैं कि कमजोर हो चुका है इंडिया अलायंस, नैरेटिव तोड़ फोड़ का जनता में पहुंच गया, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये नैरेटिव के ख्याल से चिंतित हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि नीतीश जी कैरियर पॉलिटिक्स खत्म हो रहा है, नीतीश जी का करियर पॉलिटिक्स में। और एक और प्रतिक्रिया कि I am deeply disappointed by Nitish Kumar from the days of Godhra when he was the railway minister. कि जब गोधरा के समय वो मंत्री थे, रेल मंत्री थे, तब उसी समय से ये बहुत दुखी हैं। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए कि महत्वपूर्ण मौकों पर उन्होंने बीजेपी की नफरत भरी सियासत का विरोध भी किया है और एनडीए भी तोड़ा है। फिर गौतम चौहान कहते हैं देखते रह जाओगे, लालू ही मुख्यमंत्री बनेंगे अभी। चलिए, आपके भी विचार का स्वागत है। अब लालू यादव अगर मन बना लेंगे तो नीतीश कुमार का आधा विधायक लालू की तरफ आ जाएगा और भाजपा कुछ भी विधायक नहीं तोड़ पाएगी, यह भी आप लोगों को सोचना चाहिए। जीतन मांझी भी लालू के साथ आने वाले हैं। इसके अलावा कितनी बार पलटेंगे चाचा, कैलाश चौधरी कह रहे हैं। देखिए संजीव कौशिक जी, इस सवाल को पहले ले लिया जाए कि लालू यादव जी सजा याफ्ता रहे हैं, कन्विक्टेड रहे हैं, और ऐसे में क्या अपने और उनकी आकांक्षा तेजस्वी यादव को प्लांट करने की है लीडरशिप में, और तेजस्वी एस्टैब्लिश भी हो चुके हैं। तो ऐसे में तेजस्वी को डीस्टेबल करके वो स्वयं क्या मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लालू यादव इस तरह की कोशिश करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव भी आज से 5 साल पहले जिस तरह से थे और लगातार राजनीतिक समझ में उनके भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है और वो परिपक्व होते चले गए हैं। आज के वक्त में भी तेजस्वी इन सबों के बावजूद वो राजनीति की समझ उनमें विकसित हुई है और वो समझ रहे हैं कि यदि इस तरह से तोड़-फोड़ करके हम राजनीति करते हैं और मुख्यमंत्री बने रहने की कोशिश करते हैं या बन जाते हैं, तो टिके रहना कितना मुश्किल होगा उनके लिए, और आने वाले दिनों में जो राजनीति की राहें होंगी वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों कंडीशन। मतलब कुमार जी बहुत सही कह रहे हैं, आपकी बात से मिलती जुलती बात है कि नीतीश कुमार बहुत ही अविश्वसनीय आदमी हैं, वो लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री का फायदा उठा रहे हैं। मैं दूसरी पंक्ति जो है अविश्वसनीय हैं को लेकर के हमारी थोड़ी राय डिफरेंट होती है, लेकिन जो दूसरी पंक्ति है कि लालू प्रसाद यादव के मुकदमों का फायदा उठा रहे हैं नीतीश कुमार, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है।
नहीं, नीतीश कुमार मुकदमों का नीतीश कुमार राजनीति में इतने तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार जिस समय राजनीति में आए और अब लालू प्रसाद के बरक्स या राजद के सामने खड़े होकर के तंत्र बिहार में परिवर्तन किए कि जो लहर बहाई, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने अपने जो सुशासन बाबू के नाम से जो उनको लोग जानने पहचानने लगे और उन्होंने जो अपनी एक छवि बनाई, उसको लेकर के वो लंबे समय तक राजनीति करते रहे। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। मैं फिर एक बात दोहरा रहा हूँ, कोई भी, और संख्याओं की राजनीति होती है। यदि आपके पास संख्या बनने वाले हो तो हमने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं। कभी हम सपने में भी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि कश्मीर में पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती जसवीर है। यादव जी पर भी टिप्पणी कर दी जाए, जो कह रहे हैं कि अगर इस बार चाचा पलटे तो उनका करियर पॉलिटिक्स में खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये बात हम इनकी बातों से सहमत है। करियर तो राजनीति में किसी का खत्म नहीं होता, लेकिन ये बात जरूर है कि जो संख्याओं की बात होती है, सारी चीजें उसी पर निर्भर करती है। और भरोसेमंद होना और भरोसा खो देना, मुझे लगता है कि राजनीति में बहुत बड़ी बात है। और लोगों के जहन में जो बात है, जिस तरह के नाम उनके साथ जोड़ दिए गए हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो भी नहीं चाहेंगे कि उस बात को पुनः एक बार पुष्टि करें, वो इस तरह से पाला बदलते हुए दिखे। तो मैं बार बार एक बात कहता हूं कि सबों बावजूद मुझे लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे, इंडिया में रहेंगे और अपनी स्थिति को यहाँ मजबूत करने की कवायद में इस तरह से, चाहे वो चुप्पी साध रहे हैं, चाहे वो बात कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि तल्खियां दोनों के बीच में बढ़ी है, दोनों पार्टियों के बीच में, राजद के बीच में और जदयू के बीच में लगातार बयानबाजी का दौर चला है। जिस तरह से कल उन्होंने वो कल से थोड़ा सा दुखी या हार्ड एक्शन जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा सा इस पे लिया उन्होंने कि जो ही रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया और उन्होंने मंगाया, उस ट्वीट को पढ़ा। और हालांकि रोहिणी बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं है इस मामले में, राजनीति के मामले में। फिर आते हैं, इस पर अलग से बात करेंगे संजीव कौशिक जी। लेकिन ये टिप्पणी देखिए जो आप चर्चा कर रहे हैं, एक अलग एंगल देता है। मुझे लगता है कि ये सारे दांव पेच मोदी शाह को भ्रम में रखने के लिए और इंडिया गठबंधन के घटकों को ईडी, सीबीआई आदि से बचाए रखने के लिए हो रहा है। केसरी जी कह रहे हैं कि चुनाव घोषित होते ही सभी परिस्थितियां बदल जाएंगी। जी, इंपॉर्टेंट एंगल है। हाँ, राजनीति में, इसलिए मैंने कहा कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। राजनीति के चाल जो सीधे दिखाई देते हैं उतने सीधे होते नहीं है, उसके परिणाम कहीं और से निकलने वाले होते हैं। तो संभव है कि इस तरह की बातें भी हों, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने जिस तरह की बयानबाजी की है और जिस तरह के कदम उठाए हैं, उससे 2-3 बातें समझ में आ रही है। एक तो ये कि जितना जल्दी हो सके, ये शाम तक की बात यदि कर रहे हैं तो हम केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य पे नहीं कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी अपने अपने तरीके से अपने अपने लोगों को व्यवस्थित करने का है, जिसमें उसमें घटक दल हैं, उन सारे लोगों को एक तरह से पुनः बांधने का प्रयास कर रही है और मजबूती के साथ। तो लोगों को पता है, सारी तमाम विपक्षी पार्टियों के गठबंधन के लोगों को भी पता है कि यदि ये टूट होती है या इस तरह से, तो ये गठबंधन के लिए और भारतीय जनता पार्टी, यदि आज के वक्त में, एक चीज और इसमें मैं जोड़ दूं कि भारतीय जनता पार्टी आज के वक्त में बहुत ज्यादा एग्रेसिव दिख रही है या फिर नीतीश कुमार के लिए बाहें फैला रही है, तो उसके कारण भी यही है। उनको पता है कि यदि किसी तरह से एनडीए में नीतीश कुमार आ जाते हैं तो इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या होगी, वो कमजोर होगा। जितने संजीदगी के साथ ये लगे हुए हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा और वो छिन्न भिन्न होता हुआ दिखाई देगा और कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। और ये तमाम, यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात समझ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के लोग नहीं समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो भी समझ रहे हैं इस बात को। तो नीतीश कुमार, मुझे लगता है कि सबों के बावजूद नीतीश कुमार की स्थिति इससे मजबूत होगी, वो कमजोर नहीं होने जा रहे हैं। नीतीश कुमार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आने वाले दिनों में उनकी राजनीतिक साख दांव पे लग जाए, मुझे ऐसा लगता है। जी, संजीव कौशिक जी, अभी आप बात कर रहे थे रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट की। देखिए, सौरभ यादवंशी जी जो उठा रहे हैं उसी की कड़ी है कि नीतीश कुमार को राजनाथ सिंह, अमित शाह और आरएसएस के मोहन भागवत जो भाजपा में लोग हैं उनका परिवार अवार्ड नहीं दिखाई देता है। हजारों साल ठाकुर ब्राह्मण बनिया परिवार बाद में राजतंत्र को और कुछ कहना चाह रहे हैं, बढ़ावा देना चाहते हैं। तो वो जो रोहिणी आचार्य का ट्वीट आया था संजीव जी, रोहिणी आचार्य कोई पॉलिटिशियन है नहीं। उन्होंने देखा कि बताइए चाचा हमारे ऊपर परिवार पर हमला कर रहा है, ये कोई टाइम हमला करने का। मेरा भाई तेजस्वी यादव बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है जो कि गठबंधन में है, तो मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैं ही बोल देती हूँ, बिना नाम लिए हुए उन्होंने कुछ बोल दिया।
तो ऐसी कौन सी बात हो गई कि ये पॉलिटिक्स हो जाएगा, इस पर हंगामा बरपा दिया जाए? जी। और उन्होंने ट्वीट भी किया और ट्वीट को डिलीट भी किया। सीधी बात है कि वो, इसलिए मैंने कहा कि वो कोई राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, बहुत बड़ा वजूद के साथ नहीं है। और एक ये जो लास्ट टाइम में आपने यदुवंशी जी का जो पढ़ा, आपने कमेंट्स पढ़ा, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ एक लाइन में कर्पूरी ठाकुर जी के उस सम्मान वाले दिन में कर्पूरी ठाकुर के विषय में यदि कोई बात करे तो क्या बात करेगा? उनकी सादगी की बात करेगा, उनके परिवार को जिस तरह से उन्होंने हाशिए पे रखा, उनके अपने संबंधियों को जिस तरह से उन्होंने हाशिए पे रखा, कभी मिला नहीं, कभी किसी को सहयोग नहीं की। यहाँ तक कहा जाता है, उनके किसी एक संबंधी ने कहा कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, हमको कहीं पे नौकरी के लिए पैरवी किया, के लिए उन्होंने पैरवी किया, तो उन्होंने कहा कि जाओ अपना पुश्तैनी काम फिर उठा लो और हाथ में उस तरह उठा के बैठ जाओ अपने नाई की दुकान पे। तो जब इस तरह के सादगी की मिसाल दी जाएगी तो एक बार ये चर्चा जरूर होगा कि परिवारवाद को उन्होंने कभी बढ़ावा नहीं दिया। ये स्वाभाविक रूप से उनके विषय में ये की गई टिप्पणी थी, लेकिन भारतीय मीडिया के चरित्र के हिसाब से ये बहुत ज्यादा सूट करता है। और अभी के वक्त में किसी तरह से दोनों के बीच में खाई पैदा करना वो लगातार दिखाई दे रहा है। और इस बात को इतनी हवा दी गई कि जैसे कि वो उन तमाम नेताओं के बारे में कह रहे हो जो उनके परिवार, मतलब जदयू से बाहर या राजद के हैं, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हो। और इसी तरह से प्रचारित प्रसारित किया गया कि बीजेपी में नहीं है वैसे लोग परिवारवाद वाले, तो कांग्रेस के लिए केवल क्यों कैसे कहा उन्होंने, राजद के लिए कैसे कहा उन्होंने। तो उन्होंने एक सार्वजनिक तौर पर एक बात की और उसको किसी पार्टी विशेष के ऊपर थोप देना, ये मीडिया ने काम किया। और दिन भर के इस चर्चाओं के बाद में इस तरह की बातें हुई और रोहिणी ने भावना में बह के इस तरह का टिप्पणी किया और उसके बाद में उसने उसको वापस भी ले लिया। तो तब तक स्थितियां बिगड़ चुकी थी, तब तक स्थितियां लोगों के बीच में आ चुकी थी और लगने लगा था कि जरूर कुछ अंदर खाने चल रहा है। और मीडिया की कयासों को दौर को हवा इसी बात से लगी और ये स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है। जी जी, देखिए कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मैं लगातार प्रतिक्रियाएं दिखा रहा हूं और वो सारी प्रतिक्रियाएं यही हैं, नीतीश कुमार से सहानुभूति जताने वाली प्रतिक्रियाएं नहीं है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए सबको, अगर हम एक लाइन में इन प्रतिक्रियाओं को बोले तो नीतीश कुमार से सहानुभूति वाली प्रतिक्रियाएं नहीं है। हालांकि एक प्रतिक्रिया मुझे याद आती है जिसमें ये कहा गया कि सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और ये सब टेंशन हटाने का है, सीबीआई ईडी सबसे ध्यान हटाने का है और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी सब कुछ ठीक हो जाएगी। इस एक प्रतिक्रिया को छोड़कर बाकी सभी प्रतिक्रियाएं नीतीश कुमार के पक्ष में नहीं है। तो क्या कहेंगे संजीव कौशिक जी? प्रेम कुमार जी, कैसे हो आप बताइए कि एक राजनेता जो उम्र के इस पड़ाव पे हो, इतना राजनीतिक अनुभव हो और इस तरह के ढुलमुल रवैया अख्तियार करता हो, जो मैसेज जा रहा है, अब पता नहीं उनके जहन में क्या चल रहा है। यदि वो खुल के बोलते, यदि कुछ भी इस बारे में यदि स्पष्टीकरण देते तो शायद ये बात आगे तक नहीं जाती। लेकिन इस वक्त सचमुच में यदि नीतीश कुमार कोई कदम बढ़ाते हैं और इस तरह से पुनः वो एनडीए की तरफ जाते हैं, तो वो तमाम दर्शक जो अभी बैठ के देख रहे हैं, हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उनकी बातों को सत्य होने में कितना वक्त लगेगा? वो यही तो कह रहे हैं कि इतने अविश्वसनीय इस उम्र में राजनीति के इस पड़ाव में कोई नेता कैसे हो सकता है भला, कब किधर मुड़ जाए। तो फिर वो तो उसके दिमाग, उसके सोच, उसके समझ पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो वो भरोसेमंद कैसे हो सकता है? कल हो के चुनाव उनके साथ लड़े, फिर यह वहां यदि कुछ हो जाए तो कोई और संभावनाएं तलाशने लगे। तो मुझे लगता है कि अब लोगों के मन में इस बात को लेकर के भी आक्रोश है और गुस्सा है, जिसकी वजह से वो इस तरह से प्रतिक्रिया अपनी दे रहे हैं कि इस बार सचमुच में उन्होंने पलटी मारा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे और कोई उन पे भरोसा नहीं करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उनकी दरकार है। हो सकता है कि वोटों में कुछ इजाफा मिल जाए या फिर आने वाले इलेक्शन में थोड़ा सा मजबूत हो जाए या इनके कांधे पे रख के वो बंदूक चलाएं, वो तमाम तरह की बातें हो सकती है। लेकिन नीतीश कुमार अपना वजूद बिल्कुल खोते नजर आएंगे, ये बात तो तय है यदि उन्होंने पलटी मारी। जी ये बात भी बहुत सारी प्रतिक्रियाओं में आई है कि नीतीश कुमार अपना वजूद खो देंगे अगर वो पलटी मारते हैं। लेकिन अगर मगर की तो बात ही नहीं है संजीव कौशिक जी। राजनीतिक स्टेप जो लिए जाते हैं वो तो एक योजना बना करके लिए जाते हैं और ये नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है कि असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन एक साथ कराना चाहते हैं, ये एक ऐसा दांव है जिसको आप इंडिया गठबंधन विरोधी भी नहीं बोल सकते,
इस दांव को बीजेपी के की ओर जाने वाला कदम भी नहीं बोल सकते, लेकिन इस दांव से दोनों परिस्थितियां खुल जाती हैं। इंडिया गठबंधन से निकलने का अवसर भी खुल जाता है, एनडीए में जाने का अवसर भी खुल जाता है, और पूरी फिजा जो है, पूरा जो बज क्रिएट हो जाता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। लालू तेजस्वी भी प्रेशर में आ जाते हैं, कांग्रेस भी माथा पकड़कर बैठी हुई है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें। यही तो नीतीश कुमार का दांव है, यही तो उनके पेट में जो दांत है, ऐसा जो कहते हैं लालू प्रसाद, वो है। तो उनके इस बात को कौन नहीं समझ पा रहा है? क्या मतदाता नहीं समझ पा रहे हैं, या आप नहीं समझ पा रहे हैं, या हम नहीं समझ पा रहे हैं, या बिहार की जनता नहीं समझ पा रही है कि उनके जहन में क्या चल रहा है? और यदि ये बात लोगों के बीच में है और लोग यदि ये बात समझ पा रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो एक तरह से तो पोल खुल गई उनकी। वो जो सोच रहे हैं, यदि वो बात हम तक और आप तक पहुंच गई, पेट में जो बात है, जो मुंह में बात है, वो दांत की बात जो कर रहे हैं, वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि उनके जहन में चल क्या रहा है, वो करना क्या चाहते हैं, उनकी सोच और समझ क्या है, वो किसके साथ जाना चाहते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा क्या कहती है, वो आखिर उनकी कोशिश क्या है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, देश की जनता बहुत समझ रही कौशिक जी, फर्क है। है। जी, देखिए, समझने में हमें भी टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि समझ लिया हमने, आज समझ लिया ऐसा भी दावा नहीं कर सकते। देखिए, कई लोग कई तरीके से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसे अभी मिस्टर सरकार कह रहे हैं कि ये सीबीआई ईडी का ध्यान हटाने के पर्पज से हो सकता है। अब बताइए, ये भी एंगल है। इसी तरीके से आप देख रहे हैं, कोई बीजेपी में जाने की बात कह रहा है, बीजेपी वाले इनको इनको पटाने की बात कह रहे हैं कि हमने पटा लिया है। बीजेपी को की पोल भी खुल रही है, ये भी बात समझिए। जो अमित शाह कहा करते थे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, वो अमित शाह कह रहे थे, करने लगे कि हमारे पास प्रपोजल आएगा तो सोचेंगे, और वो अमित शाह दिल्ली में बैठक बुलाने लगे। उनके मुंह में लार टपक रही है सरकार बनाने के लिए, ये भी तो नीतीश कुमार ने एक्सपोज कर दिया है। तो नीतीश कुमार को आप सीधे नकारने वाले अंदाज में नहीं देख सकते, नीतीश कुमार को इस रूप में भी देखना होगा। इन्होंने एक्सपोज कर दिया है बीजेपी को, पूरी सियासत में खुद को मजबूत पोजीशनिंग करके सामने लाया है। अब वो क्या करेंगे उस पर जरूर डिपेंड करेगा कि चले गए तो क्या होगा, रह गए तो क्या होगा, तेजस्वी से लड़ गए तो क्या होगा, दोनों विधानसभा लोकसभा चुनाव हो गए तो क्या होगा, जब कुछ हो जाएगा तब क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग कर ली है, बार्गेनिंग कैपेसिटी स्ट्रांग कर ली है, और इंडिया गठबंधन भी उनके पीछे होगा। लालू तेजस्वी को भी बात माननी पड़ेगी और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजिंग निकलेगा। ये नीतीश कुमार की ताकत है जी। तो यही 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 तो नीतीश कुमार के राजनीतिक समझ और सूझबूझ की, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि माहिर आदमी है, तो वो यही माहिर आदमी है और वो सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी की जो असमंजस की स्थिति है, उनके तमाम वो कार्यकर्ता, उनके तमाम प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, कल दिल्ली में निकलने के बाद में जिस तरह से भाषा उनकी बदली हुई थी और सुर्ती बदले हुए थे, तेवर बिल्कुल जो तल्ख हुआ करता था, वो तेवर में जो नरमी दिखाई दी रात में, वो के स्टेटमेंट और साफा बांधने की वो बात कर रहे हैं कि साफा हमने बांध रखा है, अभी भी बांधा है, खोला नहीं है हमने। मतलब ये कि हमारी कोशिश लगातार जारी रहेगी। तो वो वैसे कार्यकर्ताओं के मनोबल का क्या होगा? इसलिए मैं कहता हूँ बार-बार कि ये लेकिन राजनीतिक संजय दल जोशी पे अभी हुआ क्या है कि मनोबल टूट गया? हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि मनोबल टूट गया या नहीं टूटा ये अलग बात है, लेकिन जब शीर्ष स्तर के नेताओं के द्वारा ये बातचीत हो रही है, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात चाह रहे हैं, उनकी पूरी ख्वाहिश है। ख्वाहिश क्या है? राजनीतिक सूझबूझ और समझ ये कहती है कि नीतीश कुमार आ जाते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा सबसे ज़्यादा। लेकिन जो लोग इस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर पिल पड़े थे या उस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोग कैसे पचा पाएँगे? कैसे उनके पीछे चल पाएँगे? और नीतीश कुमार वहाँ भी उनकी कोशिश यही रही, वो कभी वहाँ देखेंगे दूसरी पंक्ति में जाने वाले लोगों में से नहीं है वो। ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले जाएँ और वहाँ से मुख्यमंत्री कोई बना दिया जाए और वो अ अ, कोई और राजनीति में संलग्न हो जाए या पीछे-पीछे वो चलने चलने लगे। वो जानते हैं कि वहाँ कहाँ, कैसे और किस तरह से उनको तवज्जो मिलने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार को समझना इतना आसान नहीं है। जी, कुछ कह रहे थे आप? जी, जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि एक नीतीश कुमार पीछे चलने वाले नेता नहीं हैं, नेतृत्व करने वाले नेता हैं, और यही कारण है कि बिहार में भी वो गठबंधन का नेतृत्व ही करना चाहते हैं।
वो बिहार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने के पीछे उनकी मंशा है कि उनकी जो 45 विधानसभा सीटें बच गई हैं वो बढ़ा करके वो भी इक्वल में आए। और इस समय अगर ये दोनों चीजें होंगी तो आरजेडी से वो सीट भी आधा मांगेंगे, विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो ये उनके अपने अपनी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन स्ट्रांग करने के लिए इन्होंने ये चाल चली है। और एक ये प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या ये सब कुछ राम मंदिर से मीडिया का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया है। आप देखेंगे पूरा स्क्रीन बदल गया, राम मंदिर चल रहा था और अब केवल बिहार बिहार हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है केबल एंड फॉक्सी ने। प्रेम कुमार जी, राजनेता और राजनीतिक दल के लोग किस तरह के होते हैं, हमें याद है कि निर्भया कांड चल रहा था और लगातार देश में बहुत माहौल बना हुआ था और लगातार 2-3 दिनों से टीवी पर केवल निर्भया कांड दिखाई दे रहा था। अचानक जिस दिन बहुत बड़ा ऐलान होने वाला था या बहुत ज्यादा संसद भवन पर उपद्रव होने वाला था, सचिन तेंदुलकर के संन्यास की खबर आई और सचिन तेंदुलकर ने संन्यास ले लिया और पूरा स्क्रीन चेंज हो गया। उसके बाद में सारी फिजा बदल गई और सारी चर्चाएं बंद हो गए। तो उसी तरह से संभव है, ये राजनेता, राजनीति करने वाले लोग जो हैं वो अपने हिसाब से लोगों को नचाते हैं। ये तो संभव ये भी है कि ये सारी कवायद जो लगातार चल रही थी और राम मंदिर के उस वार्तालाप को या उस उपलब्धि को लगातार खींचने का जो प्रयास किया जा रहा था, आज बिल्कुल स्क्रीन से वो गायब है। मुझे लगता है कि शाम होते होते फिर आज का जो कार्यक्रम है वो खत्म होगा और पुनः मीडिया बिहार की राजनीति पे ही जी एक सूचना दे दूं कि पहली बार मेरे चैनल में लाइव पर 1000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। पहली बार, हमारा छोटा चैनल है, हम स्टार्टअप वाले हैं। 1000 से ज्यादा लोग लाइव पर जुड़े हैं और लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। और ये प्रतिक्रिया भी देखिए बड़ा बहुत महत्व रखती है। मिस्टर सरकार कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार जाएगा तो 1-2 दिन में तय हो जाएगा, अगर नहीं गया तो समझ लें कभी नहीं जाएगा, सिर्फ बीजेपी को टेंशन दे रहा है। हाँ, मैंने कहा कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है। और जिस तरह की बातें चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कलई खुल रही है इस पे। ये तो मैं खुलेआम ये बात कह रहा हूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्साहित दिख रहे हैं और शीर्ष नेतृत्व, निचले लोग या फिर राज्य स्तर के जो नेता हैं उनके चेहरे पर भले हवाइयां उड़ती दिख रही हो या उनको लग नहीं रहा हो, दाएं बाएं वो देख रहे हैं, कुछ बोलने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जिस तरह से बेचैनी दिखा रहा है और जिस तरह से ताबड़तोड़ मीटिंग की जा रही है, रात के 12 बजे तक मीटिंग की जा रही है, उसका मैसेज लोगों के बीच में यही जा रहा है कि कितनी बेताबी है उनको नीतीश कुमार को, जिन नीतीश कुमार को वो धेले बराबर अहमियत नहीं देते थे, उनको लेने के लिए कितनी बेताबी है। तो वो बेताबी साफ दिखाई दे रही है कि किस खेमे से हो रही है और क्यों हो रही है। तो इनके लिए सत्ता में आना, सत्ता में बने रहना क्या सिद्धांतों की वजह से है? जिस नीतीश कुमार को वो कुछ नहीं समझते थे, उस नीतीश कुमार को ला करके किसी तरह से बिहार की राजनीति में अपनी पैठ बनाने की जो जुगत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, यह बात। और ये बात नीतीश कुमार भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारे ही कांधे पर वो हाथ रख करके किस तरह से अपने आप को मजबूत करने का। नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी इतनी कोशिश नहीं कर रही है, एनडीए को मजबूत करने की भी कोशिश नहीं कर रही है, वो अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए इनके कांधे का सहारा ले रही है और ये बात नीतीश कुमार खूब जानते हैं। इसलिए नीतीश कुमार, ये बात सही कह रहे हैं संजीव जी, थोड़ा सा हम टोकने के आदि ज्यादा है, थोड़ा क्षमा कीजिएगा। ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में जब कंपेयर करते हैं तो कांग्रेस किसी के साथ गठबंधन में जाती है तो अपना नुकसान कराती है, और भारतीय जनता पार्टी जब किसी के साथ गठबंधन में जाती है तो सहयोगी दल का नुकसान कराती है। ये प्रवृत्ति है, ये राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रवृत्ति देखी गई है। एक प्रतिक्रिया ये ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि इफ द असेंबली इज डिसॉल्व्ड देन व्हाट इज द गारंटी दैट जेडीयू और आरजेडी विल विन? BPJ is already riding high on Ram. BJP is. देखिए ये बात सही, मैं भी थोड़ा सा एक लाइन बोल के आता हूं। ये बात सही है कि राम के नाम पर बीजेपी की सियासत तेज है, लेकिन इस पर खुद बीजेपी को भरोसा नहीं है, खुद मोदी मैजिक पर भरोसा नहीं है बीजेपी को। तब तो उनको चाहिए नीतीश कुमार। इसलिए ऐसा नहीं है कि डिसॉल्व हो जाता है और इलेक्शन होता है तो बीजेपी जीत जाएगी। बिहार की धरती डिफरेंट है। यहाँ जब आरजेडी बीजेपी और जेडीयू मिलती है तो 2/3 से ज्यादा सीटें अपने हाथ में ले आती है आरजेडी बीजेडी, अब बीजेपी फिसड्डी रह जाती है। जी संजीव कौशिक।
बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बिहार है आज के वक्त में। बिहार में चाहे वो 2024 का इलेक्शन हो या बिहार विधानसभा का इलेक्शन हो, बिहार के ऊपर उसकी निगाहें पहले से बनी हुई है और बिहार के लोग जो है या मतदाता है, उनके जो नेता है, वो लगातार इस बात के प्रयास में लगे हैं कि किसी तरह से बिहार में परिवर्तन हो और उनकी जगह बने। लेकिन बिहार में इन दोनों समाजवादी पार्टियों या समाजवाद को लेकर के चलने वाले जो दोनों पार्टी है, आरजेडी और राजद है, ये दोनों के गठबंधन के वजह से इनको कहीं से भी कोई लूप होल दिखाई नहीं देता है और वो घुसने का लाख प्रयास करते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। और वहां पे सांप्रदायिक कार्ड भी खेलने का प्रयास किया जाता है। तमाम तरह के आप देखेंगे कि भाषाई मर्यादा भी टूटती हुई नजर आती है। कई बार कई ऐसे फायर ब्रांड नेता है जो हिंदुत्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वो चाहते हैं कि अलग जगा दें या कुछ नई बात करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों का अलग एक मिजाज है। वहाँ बिहार धीरे-धीरे ही सही, लेकिन बिहार आज बिल्कुल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है जब आप जाएँगे। बहुत सारे काम अभी बाकी है वहाँ पे काम करने के लिए, लेकिन बगैर केंद्र सरकार के सहयोग के यदि बिहार धीरे-धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसकी जो नीतियाँ हैं वो ज़्यादा बेहतरी से काम करते हुए लोग संतुष्ट हैं, वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अभी जिस तरह की योजनाएँ लाई गई हैं, लगातार दोनों पार्टियों ने मिलके लाई नौकरियों की बात की जिस तरह से, तो वो सारी चीज़ें अब दिखाई दे रही है कि एक एक रफ्तार पकड़ता हुआ बिहार दिखाई दे रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की लगातार ये कोशिश रहती है कि किसी तरह से इस रफ्तार को कमतर किया जाए, धीमा किया जाए, ब्रेक किया जाए और उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी जुगत लगाए। मुझे लगता है कि ये सारी बातें एक तरफ रहेंगी, नीतीश की अपनी सोच समझ और नीतीश की जो पकड़ है वो दूसरी तरफ रहेगी और ये कलई खुलती हुई पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की दिखेगी, किस तरह से वो नीतीश को खींचने का प्रयास कर रहे हैं और नीतीश चाहते हैं कि खुलेआम उनको बुलाने के लिए एक न्योता मिले, वो कहा जाए और उसके बाद में नीतीश ना बोले। जी, संजीव कौशिक जी, ये बात हम इस प्रोग्राम में लेकर बहुत दावे के साथ बैठे हैं कि एनडीए में नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बातचीत जरूर कर रहे हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं भी ले रहे हैं, लेकिन हम इस धारणा को इस विश्लेषण को सूक्ष्म रूप में हेडलाइन का रूप दे चुके हैं और वो ये कि एनडीए में नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार। प्रतिक्रिया आ रही है अनवर जया कि नीतीश पर भरोसा किया जाए या नहीं, इसी बात को सामने रखकर नीतीश को कन्वेयर नहीं बनाया है इंडिया अलायंस ने। इंडिया अलायंस का फैसला सही साबित हो रहा है। देखिए अनवर जोया जी, ये बात सही है कि नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के पक्ष में इंडिया गठबंधन में पार्टियां नहीं थी। सिर्फ 3 दलों ने अनुपस्थित थे, इस वजह से ये फैसला नहीं हो पाया था। और आप राजनीति की बात करें तो क्या ममता बनर्जी राजनीति नहीं कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रही हैं? क्या ममता बनर्जी विश्वसनीय हैं? कि ये भी सवाल उठेगा। बीजेपी के मामले में आप दूसरे तरीके से देखें, वो दिखती जरूर है कि ममता बनर्जी बीजेपी से फाइट कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी को सूट करता है कि उनके विपक्ष में बीजेपी ही रहे, इस बात को भी नोट करिए। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में बोल रही है तो आम आदमी पार्टी को आप नीतीश से डिफरेंट कैसे मानेंगे? अरविंद केजरीवाल को नीतीश से कैसे डिफरेंट मानेंगे? कहने का मतलब यह है कि नीतीश कुमार भी एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशनिंग नहीं हिला रहे, वो आरजेडी के साथ में अपने पावर बैलेंस को करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हम इसको तुरंत सही और गलत के हिसाब से नहीं डिसाइड करें। हाँ, ये बोल सकते हैं अगर ऐसा उन्होंने किया तो इसके मायने ये हैं, अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसके मायने वो है, वो जरूर बोल सकते हैं। लेकिन इंडिया अलायंस के संयोजक का कि उनमें काबिलियत नहीं है, ये नहीं मानता। मैं तो मानता हूं कि काबिलियत ज्यादा है, ये प्रूव हुआ है इस घटना से। क्या संजीव कौशिक जी? देखिए, मुझे लगता है कि गठबंधन की राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल जो है, वो चाहे क्षेत्रीय हो या नेशनल हो, जो भी राजनीतिक दल है, वो इस तरह की कवायद तो करता ही है कि उसे ज्यादा अहमियत मिले, उसके ज्यादा स्थिति को मजबूती से आंका जाए और उससे ये तवज्जो दी जाए। तो ये तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से इस तरह की कवायद की जाती है, नहीं तो बड़ी आसानी से आपको सिमटा दिया जाएगा, आपको कम से कम सीटें मिलेंगी। सारी पार्टियां चाहती है कि हमको ज्यादा सीटें मिले, सारी पार्टियां दावेदारी करती है। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन में एक पेच ये भी है कि जितने भी इसमें समझदार लोग हैं, जिस भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो चाहते हैं कि जैसे कि मैंने सुना था कि मनोज झा बोल रहे थे कि क्वालिटी की बात होनी चाहिए इसमें। हम लोग चूंकि क्वालिटी देख रहे हैं इसमें
कि किस सीट पर कौन व्यक्ति या किस पार्टी के लोग या कौन जिताऊ सीट है उसके आधार पर सीट देने का प्रयास करते हैं। इसलिए नहीं कि आपको संख्या के आधार पर आपको सीट दे दी गई और आप नहीं निकाल पाए। तो लड़ने का उद्देश्य सीटों को निकालना है, ना कि लड़ने का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ना है। यदि ज्यादा से ज्यादा सीटों पे लड़ना है तो तमाम पार्टी अपने अपने लोगों को उतार दे अलग अलग तरीके से और तमाम जगहों पे लड़ ले वो। लेकिन सीटों को निकालने की कवायद जो इंडिया गठबंधन ने की है, इसके वजह से भी इसमें वक्त लग रहा है कि इस बात के लिए स्क्रीनिंग की जाए कि कौन कितने सीटों पे मजबूती के साथ लड़ सकता है, किसकी स्थिति कहाँ मजबूत हो सकती है, कहाँ पंजाब की बात, चाहे बंगाल की बात, चाहे बिहार की बात, तो तमाम जगहों पे। तो इसके वजह से भी थोड़ा सा वक्त लग रहा है और जिसके वजह से इस तरह की स्थितियां भी पैदा हो रही है। मुझे लगता है कि इससे इंडिया गठबंधन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है और ज्यादा तेज गतिविधियां होंगी और बहुत जल्द उन सारे मसलों पे बैठ करके बातचीत होगी जिस मसलों की वजह से इस तरह की कंफ्यूजन पैदा हुई है। और कंफ्यूजन क्या पैदा हुई है, मुझे लगता है कि ये एक दिलचस्प दृश्य है जो भारतीय जनता पार्टी की कलई खुलती जिसमें नजर आती है कि वो कैसे लालायित है नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने के लिए। और नीतीश कुमार इससे मजबूत हुए हैं, नीतीश कुमार कमजोर नहीं हुए हैं और नीतीश कुमार अभी भी जहां है वहां ज्यादा मजबूत होना चाहेंगे। एनडीए गठबंधन में जाके 2 दर्जे की सीट पे बैठने से बेहतर वो अपने आप को यहाँ समझ रहे होंगे। जी जी, बिल्कुल सही सही बात आप कर रहे हैं। और कई तरह के एंगल्स हमारे दर्शकों ने भी सामने रखे हैं। देखिए, नीतीश कुमार का करियर खत्म हो जाएगा अगर वो इस बार पलटते हैं। ये काफी हद तक सही लगता है। पॉलिटिकल करियर की बात है, उम्र के इस पड़ाव पे हैं, क्रेडिबिलिटी उनकी जो है एकदम से खत्म हो जाएगी अगर फिर से वो ऐसा करते। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। और हाँ, एक बार फिर हम आपको बता दें, संजीव कौशिक जी पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर 1,500 से ज्यादा लोग लाइव पर बने हुए हैं। 1,500 से ज्यादा लोग लाइव पर बने हुए हैं, ये मैं बता दूं। और दर्शकों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया कि आप लगातार जुड़े और एक इंटरेस्टिंग डिबेट, एक सार्थक बातचीत, एक सार्थक चर्चा जिसमें आप स्वयं शामिल हैं का आनंद आप ले रहे हैं। एक प्रतिक्रिया देखिए, राम की राजनीति देखकर राम फिर से वनवास में चले गए हैं। राम नाम की राजनीति देखकर राम फिर से वनवास में चले गए हैं। बहुत बड़ी प्रतिक्रिया, मुझे लगता है कोट ऑफ द डे हम इसे कहना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हितेश जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण और अर्थपूर्ण टिप्पणी की है कि राम नाम का इस्तेमाल देख करके राम जी वनवास चले गए। प्रेम कुमार जी, देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, वो बहुत पैनी निगाहें रखती है और ऐसा नहीं है कि राजनीति की समझ नहीं है, बस राजनीति की समझ बहुत कम। ऐसा भी होता है कि जिसके पास समझ कम होती है उसे प्लेटफॉर्म बड़ा मिल जाता है जिसकी वजह से वो उसको उतना लाइट में आना पड़ता है। लेकिन देश की जनता तरह तरह से वो जितने एंगल से सोच सकती है, शायद कई बार हम चुक जाते हैं, कई बार आप चुक जाते हैं। तो उसकी जो समझ होती है उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, मुझे लगता है कि आप सोचिए कि किस स्तर की बात कर रहे हैं। यदि कोई पाठक या श्रोता यदि देख करके इस तरह की बात कर रहा है कि जिस तरह से राम राज्य की कल्पना की, जैसे राम आएंगे लगातार धूम धड़ाका 10 दिन 15 दिन पहले से पूरा मीडिया रंगा हुआ, जिस तरह की स्थिति हो रही थी, क्या इस तरह की राजनीति के लिए, क्या सत्ता की राजनीति के लिए राम यहाँ पे टिके रहेंगे? जो बनवास से राम आए थे, कहां से राम आए थे? राम को लाया गया, जानबूझ के स्थापित करने की कोशिश की गई, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके उस पर राजनीति करने की कोशिश की गई। क्या राम ये बात नहीं समझ रहे होंगे कि ऐसा करने वालों की मंशा क्या है? राम के नाम पर वाकई जो राजनीति की जा रही है पूरे हिंदुस्तान के लिए बेहद खतरनाक है, आस्थाओं के साथ खिलवाड़ है। मेरा मानना है राम सबके हैं, राम हमारे हैं, आपके हैं, उन तमाम दलितों के हैं, तमाम पंडितों के हैं, ब्राह्मणों के हैं, शूद्रों के हैं, क्षत्रियों के हैं, सबके हैं राम। लेकिन राम ये भी कहते हैं कि राम राम जपने से पहले आप रोटी की जुगाड़ करें और रोटी के बारे में सोचें। लेकिन ये राजनीति केवल राम के बारे में। इस प्रतिक्रिया को मैंने जानबूझकर रोक कर रखा है कि हम जो बात कर रहे हैं स्पष्ट रूप से कि एनडीए में नहीं जा रहे हैं नीतीश कुमार। और ये प्रतिक्रिया है, प्रश्न पूछना चाहते हैं सर क्या लगता है नीतीश क्या करेगा? नीतीश कुमार ने जो किया है वो साफ तौर पर लालू तेजस्वी पर जबरदस्त दबाव बनाया है, इंडिया गठबंधन में जबरदस्त दबाव बनाया है और सीट शेयरिंग अब सेटल होगा। और वो चाहते हैं कि दोनों चुनाव एक साथ हों। और ये मुझे पॉलिटिकली बहुत गलत नहीं लगता निर्णय। अगर ये ठीक है कि तेजस्वी क्षमा कीजिए नीतीश कुमार को इसका पॉलिटिकली फायदा होगा और वो फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन ये समझिए कि अगर आरजेडी जेडीयू और पूरा गठबंधन मिलकर के विधानसभा चुनाव भी लड़ ले
तो बीजेपी अगर लोकसभा चुनाव को अपने राम लहर और मोदी मैजिक से जीतना चाहती है तो ये समीकरण के माध्यम से बीजेपी को ये लोकसभा चुनाव में भी रगड़ा जा सकता है और सफाया किया जा सकता है। ये नीतीश कुमार की बहुत आक्रामक पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। इसीलिए प्रेम कुमार जी हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति में जो चीजें साफ सामने दिखाई देती है, कई बार वो बहुत टेढ़ी चाल होती है, वो 2 दूना 4 नहीं होता वहां पे। तो नीतीश, और कई बार जो चीज बोला जाए उसको तो समझ लेना आसान है और नहीं बोला जाए उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। ये राजनीति की भी एक चाल होती है। तो उसी तरह से नीतीश कुमार यदि अब चुप्पी साधे हैं तो उसके कई मायने हैं। तो कोई भी राजनेता जो अपने राजनीतिक दल को, अपने पार्टी को मजबूती के साथ प्रस्तुत करना चाहेगा और उसे मजबूत करने की कोशिश करता है, वो राजनेता राजनीति की ऐसे चालें चलता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं है कि उनको इस बात का अंदेशा नहीं है कि वो कहाँ जाएंगे तो उनकी स्थिति मजबूत होगी, कहाँ जाएंगे तो प्रथम सीट पे रहेंगे, कहाँ जाएंगे तो पीछे के सीट पे रहेंगे। वो नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहेगा, आज शाम तक आपको इसके बारे में कुछ न कुछ खबर मिल जाएगी कि अगला कदम क्या रहेगा। और ज्यादातर हम जैसे लोगों का मानना यह है कि नीतीश कुमार अपने राजनीति करने में वो कामयाब रहेंगे और राजनीति के पक्के और माहिर खिलाड़ी हैं। अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, इन सबों के बावजूद एनडीए में नहीं जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी संजीव कौशिक जी, आप जो कह रहे हैं उसी बात को मनोज भामो भी कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी में शामिल होंगे तो नीतीश की पार्टी को भाजपा शिवसेना की तरफ खा जाएगी। ये जो बात है ना संजीव जी, कि सबको, नीतीश कुमार को मालूम नहीं है क्या कि उनकी पार्टी अगर 45 विधानसभा सीटों पर आ गई तो इसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी ने उनकी पार्टी का सत्यानाश कर दिया था। तो चिराग पासवान को लगा दिया था कि नीतीश कुमार को बर्बाद करो। बीजेपी ने शिवसेना को बर्बाद कर दिया। बीजेपी ने आपको वो पार्टी निषाद वाली पार्टी है ना, मल्लाह वाली पार्टी बिहार में, जो उनकी पार्टी को सारे एमएलए को तोड़ दिया और उनको भी परेशान कर दिया। वो भी चीज है। इसी तरीके से अकाली दल भी उनसे अलग हुई। बहुत सारे दल, बीजेपी ने कभी भी अपने सहयोगियों का भला किया ही नहीं। तो शिव नीतीश कुमार को जब ये बात मालूम है, मुझे पता है कि मुझे बीजेपी हमारा भला नहीं करेगी, हमारा बर्बादी ही करेगी, तो वो क्यों जाएंगे एनडीए में? मिलेगा क्या एनडीए में? प्रेम कुमार जी करेगी नहीं। प्रेम कुमार जी भला चुनाव तक मिल सकता है, उसके बाद क्या होगा जी? प्रेम कुमार जी करेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बहुत बुरी तरह से छला है, इससे पहले धोखा दिया है, नीतीश कुमार के पीठ में खंजर भोंका है। नीतीश कुमार इस बात को समझते हैं कि किस तरह से उनके सीटों को कम करने की कोशिश की गई और उस कोशिश में वो सफल भी रहे। जिस तरह से रामविलास पासवान की पार्टी को या फिर लोजपा को, मैं वो लोजपा ही था, तो उस तरह से जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, और पता नहीं वो किस तरह की राजनीति करने वाले हनुमान भक्त हैं। चिराग पासवान की आज के वक्त में वो कहाँ है और किस तरह की राजनीति के वो शिकार हुए, वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं। तो नीतीश कुमार इन सारी चीजों को बखूबी जानते हैं। उनको पता है कि जाने के बाद में उनकी स्थिति क्या होगी। हाँ, फिर मैं कह दूं कि राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, राजनीति में संभव सब कुछ है। कोई अस्थायी दोस्त और कोई अस्थायी दुश्मन नहीं होता, लेकिन एक राजनेता और एक राजनीतिक दल हमेशा अपने पार्टी के बारे में सोचता है, वो उसे रूज पे ले जाना चाहता है, उसके अपने संख्याओं में वृद्धि होनी चाहिए, वो मजबूत होना चाहता है। नीतीश कुमार कम से कम इस तरह के राजनेता नहीं है जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए दोबारा वो दिखेंगे उधर जाके उस खेमे में जाकर के और अपनी बद पिटवाएंगे, अपने उस साख को दाव पे लगा देंगे जिसके ऊपर पहले से ही प्रश्न खड़ा है। तमाम जितने भी दर्शक हैं वो सारे दर्शक इस बात से सहमत है कि इस बार यदि नीतीश ने पलटी मारी तो नीतीश का राजनीतिक और करियर समाप्त और विश्वसनीयता बिल्कुल शून्य के बराबर हो जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं जानते हैं? उनको इस बात का खबर नहीं है, वो खूब जानते हैं। तो इसलिए अपनी भूमिका मजबूत करने के लिए ये सारी कवायद मुझे ऐसा लगता है कि वो कर रहे होंगे, और जो जायज भी है वही राजनीतिक दल करेगा। लेकिन उन्हें ये बात पता है कि यदि वो पाला बदलते हैं तो राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ा वो
हानि को अपने गले लगाएंगे वो, और जानबूझ करके उनका एक आत्मघाती कदम होगा जो उनके लिए, उनके पार्टी के लिए आने वाले दिनों में बहुत बेहतर साबित नहीं होने वाला है। सुशील विश्वकर्मा जी की एक प्रतिक्रिया पर मेरी निगाह टिक गई है, वो है गोदी मीडिया का खेल खत्म। वास्तव में गोदी मीडिया ने जिस तरह की बातें, झूठी झूठी बातें प्रचारित की हैं, लगातार प्रचारित कर रही हैं, नीतीश कुमार को बीजेपी में जाने की बात, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात, कांग्रेस पर हमला, कांग्रेस संभाल नहीं पा रही है, तमाम तरह की चीजें झूठी खबरों के आधार पर, और नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं, तो समझिए संजीव कौशिक जी, गोदी मीडिया की विश्वसनीयता का क्या होगा। गोदी मीडिया को तो कोई नहीं बोलता है क्रेडिबल नहीं है, पलटू राम है, ये सब नहीं बोलता है। नीतीश कुमार को अभी उन्होंने पलटा भी नहीं है, पलटू राम बोल रहे हैं। देखिए, गोदी मीडिया के क्रेडिबिलिटी की बात आप कर रहे हैं, क्या उन्हें तो सुबह में एक टास्क दे दिया जाता है और शाम तक वो टास्क पूरा करते हैं सरकार की तरफ से, और सरकार जो बात कह दे उनके तरफ से, वो एक हिम्मत नहीं है किसी में इतनी कि वो उल्टा बीजेपी से ये सवाल कर पाए। हम लोग तो चर्चा भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लेने की बात कर रही है, किसी में है किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से और बड़े लोगों से ये बात पूछ दे कि आपने इससे पहले क्या स्टेटमेंट दिया था। जिस अमित शाह के मुंह से ये दरवाजे खुले रखने की और खोलने की बात हो रही है, उस अमित शाह ने चारों दरवाजे बंद कर दिए। तो किसी के पास हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछ पाए। लोग जानते हैं कि उसकी भूमिकाएं क्या है, वो चाहती क्या है, किस तरह से बेरीढ़ की वो निचलिया आप कह सकते हैं वो मुख्यधारा की मीडिया आज के वक्त में हो गई है। उनका बस चले तो आज से 5 दिन पहले वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से इस्तीफा दिलवा के एनडीए में शामिल करवा देने की कवायद कर रहे थे। वो लगातार कल दिन में आपने देखा होगा टीवी स्क्रीन को देखने के बाद में लग रहा था कि अगले 10 मिनट के अंदर में नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले हैं, और तमाम वो मजबूत सूत्र इस्तीफा देने वाले हैं। पता नहीं ये सूत्र कहां से लाते हैं और सूत्रों की भूमिका क्या होती है। तो ये पता है लोगों को कि उनकी भूमिकाएं क्या है, वो करना क्या चाहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग आज के वक्त में यदि मुख्यधारा की मीडिया इस तरह से गोदी मीडिया बन भी जाए तो ये सोशल मीडिया है जिससे लोग अपना संवाद स्थापित करते हैं, अपनी बात कहते हैं और सच्चाई सामने आ जाती है। सच्चाई को आज के वक्त में दबा पाना बहुत मुश्किल है। आप चर्चाओं को गलत तरीके से मोड़ सकते हैं मुख्यधारा की मीडिया में, लेकिन ये जिस पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। लोग आप अपनी बात रख रहे हैं, उसको कम से कम आप शामिल कर पा रहे हैं, लेकिन मुख्यधारा की मीडिया तो एक तरफा है, शामिल करने की भी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि जिससे सच छुप नहीं सकता और जिसपे बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं। जी संजीव कौशिक जी, मैंने जानबूझकर इस प्रतिक्रिया को टांग कर रखा है। चौथी पास राजा की प्रजा मत बनो भाइयों। मैं थोड़ी बात कहना चाहता हूं कि चौथी पास आज के एकेडमिक सिस्टम में क्या चौथी पास और क्या ग्रेजुएशन किया हुआ व्यक्ति, भाई नरेंद्र मोदी जी के पास क्या डिग्री है पता है? किसी को नहीं मालूम कि मोदी जी ने जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया किस प्रोफेसर ने, नहीं मालूम। उस क्लास करते हुए मोदी जी का साथी कौन था, नहीं मालूम। लेकिन वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से वो क्षमा कीजिए एमए किया है उन्होंने। तो ये वो डिग्री भली है या ये चौथी पास की डिग्री भली है, ये आप सोच लीजिए। देवीलाल जी तो अंगूठा छाप थे, लेकिन देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री बने। के कामराज जी बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन कामराज प्लान जानते हैं देश में क्या है। तो ये एजुकेशनल सिस्टम की डिग्री मायने नहीं रखती है, ये बात समझिए। जो अनुभव तेजस्वी यादव ने राजनीतिक परिवार में लालू प्रसाद के साथ रहते हुए हासिल किया है, वो लालू प्रसाद जो हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जाते थे, इंग्लैंड में लोग बुलाते थे कि पढ़िए, इंडिया में आईआईएम में जाके लालू प्रसाद क्लास लेने गए, उनकी संगत में उनका बेटा चौथी पास से आप मत उसको एनालाइज कीजिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जी देखिए प्रेम कुमार जी, एक चीज और है कि राजनीति में कई लोग ये एक बहस का विषय हो सकता है कि क्या इसमें डिग्रियां जरूरी है, कितनी डिग्रियां होनी चाहिए। कई बार हम लोगों ने देखा है कि उच्च डिग्रीधारी भी राजनीति करने आए और वो सबसे बड़े करप्ट निकले। उदाहरण के तौर पे है, बिहार में पैदल घूम रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, दूसरे को इलेक्शन जिताते हैं, पीके अपने लिए क्या कर पा रहे हैं पॉलिटिक्स में।
तो अनुभव जो है वो इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति जो है वो अनुभव का खेल है। लोगों से कनेक्शन कैसे आपके बनते हैं, आप कितना इस बात को समझ रखते हैं, व्यवहारिक सामाजिक समझ रखते हैं। और रही बात डिग्रियों की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लोग इस तरह की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि आज के वक्त में जो लोग पैसे वाले होते हैं अपने बच्चों को, नहीं पढ़ने वाले बच्चों को भी भेज के एमबीए की डिग्रियां दिलवा देते हैं। वो तमाम तरह की डिग्रियां दिलवा सकते हैं। तो क्या एक मुख्यमंत्री चाहता तो अपने बेटे के लिए डिग्रियां नहीं दिलवा सकता था? कोई पूछने वाला नहीं होता। लेकिन डिग्रियों का कोई मायने नहीं रखता है। मैंने देखा है कि कई डिग्री वाले लोगों की क्या स्थिति है और बगैर डिग्री वाले लोग किस तरह से स्थापित है और लोगों के लिए काम करने वाले। उमा भारती को देखिए, उमा भारती 5वीं पास उमा भारती, और उसने 5 से ज्यादा अंग्रेजी में किताबें लिख मारी थी। एक बार मैंने इंटरव्यू सुना था तो उन्होंने कहा था कि मैंने पढ़ने के लिए स्कूल जाना छोड़ दिया था। स्कूलों में मैंने डिग्रियां नहीं ली, लेकिन मैंने स्वाध्याय जारी रखा और आज भी उन तमाम लोगों से कमतर वो नहीं है जो अपने आप को डिग्रीधारी मानते हैं। तो ये मायने नहीं रखता है डिग्रियां, मैं ये कह रहा जी। था। जी। कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और सब प्रतिक्रियाओं को हम ले नहीं पा रहे हैं। मैं बहुत क्षमा मांगता हूं। और घड़ी पर नजर जा रही तो 10 बज चुके हैं नीतीश कुमार जी। दर्शकों का आना कम नहीं हो रहा है। मुझे तो दर्शकों से ही माफी मांगनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार थोड़ा सम अप करना चाहते हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए में जाए तो उनका फायदा नहीं है, ये बात साफ दिखता है। उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, ये बात साफ दिखती है। और इस वजह पुराना अनुभव नीतीश कुमार का एनडीए में अच्छा नहीं है। उनकी पार्टी की ताकत कम कर दी गई, दगाबाजी की गई, उनके पीठ में खंजर भोंका गया। इस हिसाब से वो एनडीए में नहीं जा रहे हैं। लेकिन फिर भी एनडीए में जाते हुए दिख रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है और उस पर नीतीश कुमार चुप हैं। तो ये चुप्पी इसलिए कई कारणों से है। हमारे दर्शकों ने भी बताया कि राम लहर जो दिख रहा था स्क्रीन पर, टीवी स्क्रीन पर, गायब हो गया है। टीवी स्क्रीन से अब केवल बिहार और नीतीश कुमार है टीवी स्क्रीन पर। यह भी एक वजह है, पॉलिटिकल भी वजह है। और दूसरा है कि अंदरूनी इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का एक लड़ाई, बिहार विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाए, ये एक गंभीर मुद्दा है। इसको स्ट्रेटेजिकली सोल्व करना पड़ेगा, ये भी नीतीश कुमार चाहते हैं। लालू प्रसाद सहमत नहीं है, तो क्या मिल बैठ करके कोई रास्ता निकलेगा? लालू प्रसाद जी ने खुद फोन किया। आपको ध्यान होगा लालू प्रसाद जी जल्दी फोन करने वाले नहीं है। लालू प्रसाद जी के पास लोग आते हैं, वो फोन नहीं करते, लेकिन उन्होंने नीतीश कुमार जी को फोन किया। तो और जाहिर बात है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और हल करना चाहते हैं। तो इन परिस्थितियों में हम देखें तो कहीं से भी नीतीश कुमार एनडीए में जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इस चर्चा को यही विराम देने का मैं वक्त समझता हूं। हालांकि दर्शक की इतनी ज्यादा आवक है कि अब हम 2000 लाइव के करीब पहुंचने वाले हैं। 1950 लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर भी मैं व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, हम जब चर्चा खत्म कर लेंगे तब भी इस यूट्यूब को लोग, इस क्लिप को लोग देखेंगे, हमें पता है। क्योंकि हमने एक सारगर्भित चर्चा की है, बताया है कि नीतीश कुमार एनडीए में नहीं जा रहे हैं और जो भी सारी चीजें हैं हवा में, वो सब एक गोदी मीडिया का रचा बसाया चीज है और बाकी पॉलिटिक्स भी है। तो हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव कौशिक जी। और आप एक अपील करना चाहते हैं, जरूर अपील करिए। मैं आपको जी, मैं अपने तमाम अपने दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूं कि आपकी टीवी स्क्रीन पे एक छोटा सा बारकोड दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको लगता है कि हम लोग एक सार्थक चर्चा बिल्कुल बगैर किसी प्रेशर के अपनी बात रखते हैं और आपकी बात यदि शामिल करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो हमारे इस तरह की स्वतंत्र पत्रकारिता को आप थोड़ी सी मजबूती दे सकते हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा जो भी आपका योगदान हो, हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। और ये भी नहीं यदि आप कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग और जुड़े। ये भी आपके तरफ से हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। और इसी तरह से नियमित आप जुड़े रहें। हम लोग नियमित सुबह 9 बजे के आसपास, या रोजाना आसपास क्या 9 बजे रात हम लोग जुड़ते हैं, हम और प्रेम कुमार जी। और जो कोई भी ज्वलंत मुद्दा हो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, विभाग चर्चा करते हैं, विभाग टिप्पणी करते हैं। और आपसे भी उम्मीद रखते हैं कि आप भी बगैर किसी प्रेशर के, बगैर किसी भेदभाव के विभाग टिप्पणी करें। हम निश्चित तौर पर आपकी टिप्पणियों को भी शामिल करेंगे। और इजाजत दीजिए इसी के साथ साथ नमस्कार। नमस्कार।